हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। सामान्य विज्ञान की आज की इस क्लास में हम देखेंगे गति एवं बल के बारे में। इसके साथ ही उनसे संबंधित समीकरण या फिर नियमों के बारे में भी देखेंगे। तो जब हम फिजिक्स में इन चीज़ों की बात करते हैं, गति या फिर बल की, या इसके अलावा और जो दूसरी राशियाँ हैं, जब भी हम उनकी बात करते हैं तो उनका हमें करना होता है मापन, यानी उनकी वैल्यू लेनी होती है। किसी भी चीज़ की वैल्यू लेने के लिए, मापन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मात्रकों की। मात्रक, जैसे हम सिंपली जानते हैं कि दूरी को जो है हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, गज, फुट आदि मात्रक से नाप सकते हैं। उसी प्रकार जो भार होता है उसे किलोग्राम से, पाउंड से, औंस से, समय को जो है सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, क्षण, पल आदि ऐसे इकाइयों में मापते हैं। अब इसमें हम ये क्या देखते हैं कि क्षेत्र के आधार पर लोगों के मात्रक अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ तो मात्रक ऐसे होते हैं कि वो जगह जगह देखकर अलग भी हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ बित्ते की बात या फिर हाथ की बात, तो पहले जैसे नापते थे कि इतने हाथ हैं, अब हाथ का साइज़ अलग अलग होगा तो फिर मात्रा जो नाप निकलेगी वो भी अलग अलग निकलेगी। इसके अलावा अगर दूसरी जगह में बोला जा रहा है कि इसकी जो दूरी है वो इतने गज है, अब मुझे यहाँ इस क्षेत्र में गज का आइडिया नहीं है, तो मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा कि कितनी दूरी की बात हो रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रक होने के कारण चीज़ों को, उनकी मतलब वैल्यूज़ को समझने में दिक्कत आ रही थी। तो ऐसा सोचा गया कि अगर पूरे विश्व में एक ही प्रकार का स्टैंडर्ड सिस्टम हो तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एसआई सिस्टम की स्थापना की गई। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से फ्रेंच वर्ड है। सामान्यतः हम लोग इसे जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से। बहुत सारे यूनिट्स हैं। हमारा जो 60-70% काम है वो 3 यूनिट से हो जाएगा, 3 मात्रकों से। पहला, दूरी के लिए हम लेंगे मीटर, लिखते हैं स्मॉल m। द्रव्यमान के लिए हम लेंगे केजी, किलोग्राम, लिखते हैं ऐसा ही। और समय के लिए हम लेंगे सेकंड, लिखते हैं स्मॉल s। तो ये एसआई सिस्टम है, दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। तो जब भी हम फिजिक्स में आगे दूरी, द्रव्यमान या समय नापेंगे तो इन्हीं यूनिट्स में, इन्हीं मात्रक में नापेंगे। अच्छा, देख लेते हैं गति। गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जिसकी भी बात की जा रही है, वो जब समय के साथ अपना जगह परिवर्तित करता है, यानी अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर चला जाता है, तब हम कहेंगे कि वो गति में थी। जिस भी समय की बात कर रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी उसका स्थान परिवर्तित हो रहा है। उसका जो पहले वाला स्थान था वो अब परिवर्तित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो गति में है। अभी जब वो गति में होता है, किसी समय की बात कीजिए, मान के चलिए एक टी समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका जगह परिवर्तित हो रहा है, यहाँ से वहाँ जब जा रहा है तो कुछ वो दूरी तय कर रहा है। ये दूरी वो तय कर रहा है इस समय में। ये दूरी का मान कितना हो जाएगा? x2 - x1। ये दूरी वो तय कर रहा है। और जब ये दूरी तय कर रहा है, यानी उस स्थान जब उसका परिवर्तित हो रहा है, तो इस समय में एक चीज साथ साथ चल रहा है। वो क्या? समय। समय लग रहा है उसको ये करने में। अब वो समय हमने मान लिया t। तो जब वस्तु या कोई भी पिंड गति में होता है तो वो दूरी तय करता है, समय लेता है। तो इस दूरी और समय के, उस इकाई समय के लिए दूरी और समय के अनुपात को हम कहते हैं उसकी चाल। ये होता है दूरी बटे समय, ये हम जानते हैं। दूरी क्या हो गई? x2 - x1 बटे t। ये हो गई उसकी चाल, या जिसे हम कहते हैं स्पीड।
बहुत पहले से जानते हैं हम। अच्छा, ये तो मैंने सीधी सीधी दूरी ले ली, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा सीधा ही जाए। जैसे अगर किसी को यहाँ से यहाँ तक जाना है और रास्ता ऐसा है तो वो रास्ते से ही जाएगा ऑब्वियसली। तब उस कंडीशन में दूरी क्या होगी, रास्ते की जो दूरी है, रास्ते की जो दूरी है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि दूरी जरूरी नहीं कि सीधा ही हो, उसकी कोई दिशा हो, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी राशियां, ध्यान देंगे, ऐसी राशियां जिनकी केवल जो है परिमाण होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, जिनसे दिशा ज्ञात नहीं होती, वो कहलाती हैं अदिश राशियां। अदिश, दिस फॉर दिशा, अदिश। तो अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब देखिए, दूरी, उसकी दिशा हमें ज्ञात नहीं हो रही है, इस कंडीशन में उसकी दिशा हम कैसे बता पाएंगे? अगर कोई ऐसा वृत्ताकार घूम रहा है तो उसकी दिशा हम कैसे बता पाएंगे? रास्ते कभी भी ज़्यादातर समय जो है सीधे होते नहीं हैं, और जब हम रास्ते से जो जाते हैं, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम कहते हैं कि दूरी है। तो दूरी का समय नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है। तो दूरी जो है अदिश राशि है। उसी तरीके से द्रव्यमान को देखें, द्रव्यमान से भी हमें दिशा का पता नहीं चलता, अदिश राशि है। समय भी जो है अदिश राशि है। इसी प्रकार से चाल की भी अगर हम बात करें, चाल की अगर हम बात करें तो चाल भी जो है वो अदिश राशि है। क्योंकि दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल भी अदिश राशि होगी। उसमें जब हम चाल की बात करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलना है दिशा का। तो परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, राशियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि वे अदिश राशियां हैं कि सदिश राशियां हैं। एक चीज, दूसरा चीज, अगर कोई व्यक्ति जो है या वस्तु इस जगह से ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है तो वो दूरी तय क्या करेगा? जो ये रास्ता है उसकी जो दूरी होगी वही उसकी दूरी होगी। परंतु उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस अगर हम निकालें, ए से बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो वो हमेशा सीधी निकलेगी, ऐसी कुछ। उसकी जो दूसरी स्थिति है और पहली स्थिति है, उनके बीच का सीधा सीधा एक दिशा में, एक सीधी दिशा में जो अंतर होगा वो उनकी सबसे न्यूनतम दूरी होगी। इस सीधी और न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। ये जो होगा, ये जो मान होगा इस वाले सबसे छोटी दूरी का, ये कहलाएगा इसका विस्थापन। अब ये विस्थापन हमेशा सीधा ही होगा, सीधा होगा ये, तो इससे हमें इसकी दिशा भी पता चलेगी। अब जब दिशा पता चल जाएगी तो हम कहेंगे विस्थापन जो है सदिश राशि है। अब सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी पता चले, जिनसे सदिश, या फिर जिसे हम कहते हैं वेक्टर। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है सीधी न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए क्या पता चल रहा है दूरी और विस्थापन से, कि विस्थापन जो है सदिश होती है, उससे दिशा का पता चलता है। वो दो स्थितियों के बीच, किसी गतिमान वस्तु के दो स्थितियों के बीच जो है न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है, इसका मतलब ये दूरी के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर ये सीधा है तो विस्थापन भी जो है इतना ही होगा, यानी वो दूरी के बराबर हो सकता है। इस कंडीशन में वो दूरी से कम हो सकता है। और अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है, मान के चलिए इस पॉइंट से चालू करता है और इसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? इस कंडीशन में दूरी होगी 2πr। जो उसका परिमाप है वो उसकी दूरी हो जाएगी, लेकिन यहीं से चला था, यहीं पे आकर रुक गया। तो विस्थापन की अगर हम बात करें तो उसका पहला पॉइंट भी यहीं पे है, दूसरा पॉइंट भी यहीं पे है, इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0। इस कंडीशन में विस्थापन हो जाएगा 0। तो विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकती है,
उससे कम हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन उससे अधिक कभी नहीं होगी। और इसके अलावा विस्थापन जो है सदिश राशि है और दूरी जो है अदिश राशि। दूरी बटे समय को हम कहते हैं चाल। पर अगर ये दूरी जो है एक निश्चित दिशा में हो, सीधी रेखा में या निश्चित दिशा में हो, तब उस दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो अगर ये चाल के साथ साथ इस चाल में अगर हमें दिशा का भी पता चले, तब वो चाल कहलाती है वेग। वेग कब? जब दूरी में दिशा का भी पता चले। पर दूरी में जब दिशा का पता चलेगा तो उसे हम दूरी ना कह के क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन बटे समय ये जो है कहलाता है वेग। अब देखिए, जैसा हमने दूरी और विस्थापन में अंतर देखा, वही अंतर वेग और चाल में भी हो जाएगा। चाल जो है वेग के बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है। वेग जो है उससे कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अभी इस कंडीशन में अगर हम उसके वेग की बात करेंगे तो विस्थापन चूंकि 0 आ रहा है, इसलिए वेग भी आ जाएगा 0। तो बस ये दो चीजें अपने को याद रखनी है। चाल जो है अदिश राशि है। अब चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी जो है सदिश राशि होगी। वेग भी जो है सदिश राशि है। तो ये हमने देखा चाल और वेग के बारे में। चाल को हम बोलते हैं स्पीड, वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इनके मात्रक क्या हो जाएंगे? देखिए, दूरी का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? मीटर। और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसमें भी विस्थापन का भी मीटर होगा और इसका समय। तो वेग और चाल दोनों का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। इनका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, M/s, मीटर पर सेकंड। ज़्यादातर समय हम गति को बताने के लिए, बड़ी दूरियों को बताने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हम बताते हैं। मोटरसाइकिल या फिर कार आदि का आपको बताना है तो हम दूरी कैसे बताते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। बाइक की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैथ्स की क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। इसको जब किलोमीटर पर आवर को अपन 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को जब भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए। और जब मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, बदलना हो, तो उसे 18/5 इसके ठीक उलट से गुणा कर दीजिए। अगला हम देखते हैं त्वरण, जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। चलिए, इसको समझने के लिए आप एक्सीलेटर की बात करिए। एक्सीलेटर जो आपके बाइक में होता है वो क्या करता है? एक्सीलेट करता है, त्वरण बढ़ाता है। तो जब आप एक्सीलेटर देते हैं, बाइक जैसे आपकी चल रही है किसी स्पीड से, और जब आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। यानी मान के चलिए आपने 9:15 पे 9:15 पे, अच्छा इसको सेकंड्स में लीजिए, मान लिया आपने 9:15:30 पे आपकी बाइक यहाँ पर थी, उसका स्पीड मान लो था 30 किलोमीटर पर आवर। आपने एक्सीलेटर दिया और 9:15:35 में वो जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग गया। दो चीज़ें हो रही है। क्या हो रही है? एक तो जो है उसका स्पीड बढ़ रहा है। अभी हम यहाँ पर स्पीड की बात नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी की बात करेंगे। हम एक सदिश राशि की बात करें, एक सीधी रेखा की बात करें, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये मान के चलिए कि 9:15:30 पे आपकी जो पहली वाली वेलोसिटी थी वो u है।
ये आपकी पहला वेग है। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय का आपका वेग था प्रारंभिक वेग, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल प्रारंभिक वेग आपका u था। देखिए 5 सेकंड बाद जो है मान लीजिए आपका वेग हो गया v, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखिए कितने का परिवर्तन हो रहा है, 15 किलोमीटर का परिवर्तन हो जा रहा है। कितने समय में, 5 सेकंड में। दो चीजें यहाँ पर भी हो रही हैं, एक तो जो है वेग बदल रहा है आपका। अगर ये 30-45 नहीं दिया होता तो हम सामान्यतः ये बोलते कि प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग या जिस समय की बात हो रही है वो वेग है आपका v। अंतिम वेग क्योंकि इतने समय की, इतने टाइम पीरियड की बात हो रही है, इन 5 सेकंड्स की बात हो रही है। इन 5 सेकंड्स के लिए प्रारंभिक वेग था u 30 किलोमीटर पर आवर, अंतिम वेग v 45 किलोमीटर पर आवर मान के चलिए। तो दो चीजें हो रही है, एक तो जो है वेग बदल रहा है, दूसरा समय लग रहा है। समय चूंकि हमेशा चलते रहता है, 5 सेकंड से यहाँ पर क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो जब हम एक्सीलरेटर देते हैं तो दो चीजें होती हैं, कुछ समय लगता है और उस समय में जो है वेग बढ़ जाता है। तो ये जो वेग परिवर्तन की दर है, यानी इस इकाई समय में जो वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए वेग का परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय जो लग रहा है उसके लिए, उसे हम कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की जो दर है यानी इकाई समय में वेग में परिवर्तन, वो कहलाता है त्वरण। देखिए त्वरण को हम दिखाते हैं ए से, स्मॉल ए से। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, अंतिम वेग v हो गया है, प्रारंभिक वेग था u बटे समय क्या लग रहा है, मान के चलिए t। तो a बराबर v माइनस u बटे t, इसे हम कहते हैं त्वरण। ये तो तब की बात है जब अपना बाइक आप बढ़ा रहे हैं। जब बाइक को रोकना हो तब आप क्या करते हैं, एक्सीलरेटर कम करते हैं, ब्रेक लगाना चालू करते हैं, फिर आपकी स्पीड जो है, आपका वेग जो है कम होता जाता है और एक समय के बाद जीरो हो जाता है। तो दोनों स्थितियां आती हैं, एक समय जो होता है आपका वेग बढ़ता भी है, दूसरा समय ऐसा आता है जब वेग जो है घटता भी है। तो जब वेग बढ़ रहा हो, वेग परिवर्तन में ये जो वेग परिवर्तन की जो दर है वो पॉजिटिव हो, तब हम उसे कहते हैं त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन जब बढ़ रहा हो, वेग जो है बढ़ रहा हो, तब हम उसे कहते हैं त्वरण। और जब वेग में परिवर्तन घट रहा हो तब उसे हम कहते हैं मंदन, माइनस है। उस समय क्या होगा, u माइनस v होगा, यानी u ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर u ज्यादा हो जाएगा v से, तो जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाता है मंदन। तो त्वरण और मंदन हमने देखा। अब इससे हम क्या देख रहे हैं, इस वाली स्थिति की अगर हम बात करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा AT बराबर v माइनस u, u जो है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस AT, माफ करिएगा u प्लस AT बराबर v। इसी को सीधे लिखें तो v बराबर u प्लस AT। ये एक समीकरण बनता है, इसे हम कहते हैं गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला v बराबर u प्लस AT, क्योंकि अभी गति की बात चल रही है, इसके 3 समीकरण बनते हैं, v बराबर u प्लस AT। एक बनता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये जो s है इसे हम कह रहे हैं विस्थापन। दूरी की बात नहीं होगी, विस्थापन की बात होगी। क्यों, क्योंकि जो है वेग की बात चल रही है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। अच्छा, क्योंकि त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर है, वेग क्या है, सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी होगी सदिश राशि। विस्थापन s बराबर ut, u यहां पर क्या है, प्रारंभिक वेग, प्लस हाफ a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, जितने समय की बात हो रही है। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जो है दूसरा समीकरण है गति का। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
ये जो है गति का तीसरा समीकरण है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दिए हुए समीकरण में से कौन जो है गति का समीकरण है या फिर कौन सा गति का समीकरण नहीं है। आपको ऑड आउट करना हो, उससे पहचानना हो, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की जगह कुछ और दे सकता है, a की जगह हो सकता है माइनस एटी दे दे, f दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा इनसे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, संभावना है आंकिक प्रश्न पूछने की। तो आंकिक प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे आपको ये देखना है कि दिया क्या क्या है। जब अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग दिया हो और समय या फिर त्वरण दिया हो, ये चारों में से कोई तीन चीजें दी हो तो आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन निकालने के लिए फिर दो सूत्र हैं, एक है आपका द्वितीय जो समीकरण है और एक है तीसरा समीकरण। फिर आपको ये देखना है कि अगर समय की बात वहां पर नहीं की जा रही है, सिर्फ जो है प्रारंभिक व अंतिम वेग त्वरण की बात हो रही हो, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टी नहीं दिया हुआ है समय पर। अगर समय की भी बात की जा रही हो तो आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं विस्थापन। चलिए एक आंकिक प्रश्न ले ही लेते हैं। चलिए प्रश्न अगर दिया हो, इतना छोटा शॉर्ट फॉर्म में नहीं देगा, प्रश्न देगा एक किसी वस्तु या व्यक्ति का जो वेग है वो है 4 मीटर प्रति सेकंड और उसका त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा और वो कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी तय किया होगा। अच्छा, त्वरण का मात्रक हमने नहीं निकाला, बहुत सिंपल है। त्वरण का मात्रक देख लेते हैं। मात्रक निकालना बहुत आसान है दोस्तों, आपको सबके मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण हमने देखा ए इज इक्वल टू होता है कि आपका वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग, अब वेग का मात्रक देख लीजिए, समय का मात्रक देख लीजिए। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, और समय का तो है ही पहले से सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का मीटर पर सेकंड, मीटर ऊपर नीचे सेकंड आ जाएगा, सेकंड समय के लिए सेकंड पहले से है, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का जो है मात्रक है। इसी प्रकार से आप किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमको। वेग दिया हुआ है, u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, ये जो वेग दिया हुआ है प्रारंभिक वेग है 4 मीटर पर सेकंड। त्वरण a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t दिया हुआ है हमको, समय दिया हुआ है 5 सेकंड। क्या निकालना है? v निकालना है, 5 उसका वेग 5 सेकंड के पश्चात, यानी इस कंडीशन में अंतिम वेग। सिंपल समीकरण पहला हम लिख लेते हैं, गति का पहला समीकरण से क्या है? पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना दिया हुआ है निकालना है, u दिया हुआ है 4 प्लस a कितना दिया हुआ है 2 गुणित t दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 4 धन 10, ये हो जाएगा 14। क्या v इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, तो 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका 5 सेकंड के पश्चात। वेग, अब हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी मतलब यहां पर बात हो रही है s विस्थापन की। दो सूत्र हैं उसके लिए, एक तो है आपका तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से निकाल सकते हैं। या तो दूसरा समीकरण है सीधा सीधा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे के सारे चीज हमको दिए हुए हैं, इसके u भी दिया हुआ है, t भी है हमारे पास, a भी है, t भी है, तो इस समीकरण से ले लेते हैं। चलिए दूसरा समीकरण से s दूरी हो जाएगी हमारे लिए, u कितना है 4 गुणित t 5 सेकंड धन हाफ a कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t 5 का स्क्वायर, 4 पंचे 20 धन 2 और 2 कट जाएगा, 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 45 मीटर। ये हो जाएगी दूरी या फिर विस्थापन। तो वेग क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड
और दूरी हो जाएगी 45 मीटर। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके पश्चात हम देख लेते हैं बल के बारे में। अच्छा, बल के बारे में देखें उससे पहले गति जो है कितना समय ले रही है, कैसे समय ले रही है, उसका इंटरवल क्या है, इसके आधार पर गति जो है अलग अलग प्रकार की होती है। वो रास्ता किस प्रकार तय कर रही है। जैसे जब समान समय में यानी समान टाइम इंटरवल में वो समान दूरी तय कर रही होती है, तब हम उसे कहते हैं कि वो समान गति या एक समान गति में है। तो जैसे कभी कभी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी गति जो है एक समान गति की है। जैसे सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा या घंटे का कांटा का जो गति है वो एक समान गति है, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स दूरी ही तय करती है। फिर ग्रहों का जो चक्कर लगाना है सूर्य के आसपास, वो भी जो है समान गति है, क्योंकि साल का जो समय लगता है, जितने समय में वो चक्कर पूरा करती हैं वो सब समान है। प्रकाश की गति जो है वो समान गति है। तो इस प्रकार की गति जो है वो एक समान गति कहलाती है। इसके अलावा कुछ जो गति होती हैं वो जब वो वृत्ताकार पथ में गति करती हैं तब उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। तो जैसे पहियों का घूमना है, पंखे का घूमना है, ये सब जो है वृत्ताकार गति हैं। फिर अगर कोई एक गति एक स्थान से चालू हो, दूसरे स्थान तक जाए, फिर वापस से पहले स्थान तक चले आए, फिर वापस से, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं दोलनी गति। पेंडुलम, वो पेंडुलम वाले घड़ी में आपने देखी होगी कि वो पहले एक जगह से दूसरे जगह गया, फिर वापस पहले जगह पे, फिर जो है, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं दोलनी गति। तो ये कुछ गतियों के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं बल। बल को हम सामान्यतः इस प्रकार से जानते हैं कि बल वो बाह्य कारक है, बाहरी फैक्टर है, जो किसी वस्तु के स्थिति में या गति में, अगर वो स्थिर है तो उसकी स्थिति में, अगर वो गतिशील है तो उसकी गति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी बल वो बाह्य कारक है जो वस्तु के स्थिति में या गति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इसका मतलब समझिए, जैसे एक चट्टान यहाँ पर रखी हुई हो और उसको मैं इधर से ढकेलूं, पुश करूं, तो वो चट्टान जो है अपना स्थान परिवर्तित करेगा। अगर करता है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ चला जाता है चट्टान जो है ढकेलने पर, तो हम कहेंगे कि हमने बल लगाया। अभी देखिए, इस वस्तु पर यह बाह्य कारक है, इस व्यक्ति द्वारा लगाया जा रहा है बाह्य कारक है, वो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे रहा है। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। अब प्रयास करने का क्या मतलब है, जैसे मैं मान लो इस दीवार पे, इस ब्लैक बोर्ड पे धक्का देता हूँ, धक्का दे रहा हूँ, इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, ये दीवार अपने जगह से, ये ब्लैक बोर्ड अपने जगह से टच से मस नहीं हो रहा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि इस पर बल नहीं लगाया गया। तो या तो स्थिति परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तन का प्रयास करता है। ये तो हो गई स्थिर वस्तुओं की बात। गतिशील वस्तु में क्या तात्पर्य है, जैसे गेंद हमारी ओर फेंकी गई, अभी वो गतिशील थी, अगर मैं उसको कैच कर लेता हूं तो उसकी गति जो है शून्य हो जाएगी, उसकी गति रुक जाएगी, यानी उसकी गति परिवर्तित कर दी गई। तो हमने अपने हाथों से जब उसको रोका तो उस पर बल लगाया। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन का प्रयास करती है, या उसकी गति में परिवर्तन कर देती है, परिवर्तन का प्रयास करती है। तो दैनिक जीवन में बल के हम कई रूप देखते हैं, जैसे ढकेलना या खींचना जो है, पुश या पुल, ये जो है बल का रूप है। अभी जब इस चीज को हम ढकेलते हैं, मान के चलिए गोल है, एक गोलाकार वस्तु है, तो इसको हमें ढकेलने में ज़्यादा आसानी होगी कि एक चौकोर वस्तु होगी ऐसे, तो उसे ढकेलने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। ऑब्वियस बात है, गोलाकार वस्तु को जो स्फीयर शेप में है उसे ढकेलने में हमें ज़्यादा आसानी होगी, बजाय कि ऐसा कोई ठोस चीज़ रखा हो उसके। क्यों? क्योंकि ये जो ज़मीन है और इसके बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर एक बल काम करता है जो इसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसे हम कहते हैं घर्षण बल, घर्षण या फिर घर्षण बल।
तो जब ये गोला होता है तो इनके बीच जो कांटेक्ट है वो कम होता है, कांटेक्ट कम होने के कारण घर्षण कम लगता है। पर जब इस प्रकार का घनाकार या घनाभ आकार का वस्तु होता है तब ये जो कांटेक्ट वाला क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है, तो घर्षण बल भी अधिक लगता है। तो घर्षण भी एक प्रकार का बल है। उसके बाद जब कोई चीज पर दबाव पड़ता है तब भी बल लगता है, तो दाब भी एक प्रकार का बल है, दाब भी एक प्रकार का बल है। फिर कोई चीज को जब हम ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे पृथ्वी की ओर जाने लगता है, उस पर कोई बल काम करता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण को हम सामान्य गुरुत्वाकर्षण ना बोलकर गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का आकर्षण बल है। चुंबक पर जो आकर्षण प्रतिकर्षण लगते हैं वो भी बल है। तो दैनिक जीवन में हम बल के कई रूप देखते हैं। बल वो बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन का प्रयास करता है, या उसकी गति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। तो जब हम इस चीज को या इस चीज को ढकेलते हैं तो वस्तु कोशिश ये करता है कि वो उस जगह से ना हिले, यानी अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहे जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगा रहे हैं। तो वो जो अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया या फिर जड़त्व। जड़त्व पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। वो अपनी जगह से खुद से जो है हटना नहीं चाहता जब तक उस पर बल ना लगा जाए। उसका ये गुण कहलाता है जड़त्व, इनर्शिया। तो वस्तु पर ये गुण आता किसके कारण है, किस कारण से उसका जो है जड़त्व होता है? इसका आंसर है उसका द्रव्यमान। जड़त्व होता है द्रव्यमान के कारण। कैसे समझें इसको? अगर एक इतना छोटा वस्तु है 1 किलो का मान के चलिए, और एक 10 किलो की वस्तु है, तो किसे उसके जगह से हटाने में हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 10 किलो वाले को। 10 किलो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कौन ज्यादा प्रतिरोध करेगा हमारा, 1 किलो या 10 किलो? 10 किलो, सामान्य सी बात है। तो इसका मतलब जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है उसकी इनर्शिया, उसका जड़त्व जो है बढ़ रहा है। तो जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ये जो जड़त्व है, जड़त्व की ये जो प्रवृत्ति है वस्तुओं की, इससे बनता है गति का प्रथम नियम। इसके पहले हमने देखे गति के 3 समीकरण, अब हम देखते हैं गति के नियम। नियम हालांकि ये भी 3 है। तो ये प्रथम नियम ये जड़त्व से संबंधित है, कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या है? वही जो इसकी फिनोमिना है, यानी कोई वस्तु जो है अपनी स्थिर या फिर गतिशील स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि अगर मैं स्थिर हूं तो मुझे अपनी जगह से हटाया जाए, या फिर अगर मैं गतिशील हूं तो मुझे रोका जाए। तो उसकी ये जो प्रवृत्ति है वही बनाता है जड़त्व का प्रथम नियम। उसके अनुसार अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाया ना जाए। हम कह रहे हैं यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाया ना जाए या फिर आरोपित ना किया जाए। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट। तो अगर वस्तु स्थिर है अपनी जगह पर तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा बाहरी जो है बल ना लगाया जाए। ये कहलाता है जड़त्व का नियम। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलता है? तो देखिए, जब आप
वृक्ष को हिलाते हैं तो फल गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हिलाते हैं तो पेड़ जो है गतिशील अवस्था में आ जाता है, उस फल से लगा जो उसका वो जो छोटी सी डगाली होती है वो भी गतिशील अवस्था में आ जाती है, लेकिन अपने भार के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण जो फल है अपने जड़त्व के कारण अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, तो वो अपनी जगह पे रह जाता है और उसका डंठल जो है वहां से हिल जाता है। समझिए, फल जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता, परंतु ये जो डगाली है छोटी सी जिससे पेड़ जुड़ा हुआ है वो अपनी जगह से हिलना चाहता है। अब अगर ये हिल के यहाँ पहुंच जाए, मान लो फल रह गया अपनी जगह पे, तो ये तो छूट गया ना, इसकी वजह से ये टूट जाता है, इस कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर झड़ाने पर, कंबल आदि को झड़ाने पर धूल के कणों का नीचे गिरना इसी पर निर्भर करता है। धूल के कण जो है अपने जड़त्व के कारण अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन कंबल को जब हम झड़ाते हैं तो वो गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो वो नीचे गिर पड़ते हैं। फिर ट्रेन से कूदने पर गिर पड़ते हैं। चलती गाड़ी से अगर आप कूदें तो गिर पड़ते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। ये भी होता है जड़त्व के कारण। क्यों? मान के चलिए चलती गाड़ी पर आप बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, तो गाड़ी के साथ साथ आपका शरीर भी गतिशील अवस्था में होता है। जब आप नीचे कूदते हैं, जमीन पर जंप करते हैं, तो कूदने के तुरंत बाद आपका जो पैर है वो तो स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का बाहरी भाग जो है, शरीर का जो ऊपरी भाग है, वो अपनी स्थिति नहीं बदलना चाह रहा है। कौन सी स्थिति? उसकी गति वाली स्थिति। क्योंकि वो पहले गति में थी, इसलिए अब भी वो गति में रहना चाहती है, जड़त्व। तो पैर जो है स्थिर हो जाते हैं, शरीर का अगला भाग गति में ही रहता है और वो आप जो है गिर पड़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किससे संबंधित हैं? जड़त्व से संबंधित। और जड़त्व से बनता है गति का पहला नियम, जो कहता है यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, बाहरी बल लगाया ना जाए। चलिए, ये तो हुई सामान्यतः स्थिर वस्तुओं की बात। अब एक गतिशील वस्तु की कल्पना करिए। अब मान के चलिए गेंद आपकी तरफ फेंकी जाती है, एक गेंद जो है आपके तरफ फेंकी जाती है, बॉल। जड़त्व के नियम में हम क्या देख रहे थे कि गतिशील वस्तु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी अगर वो गतिशील है, फेंकी जा रही है, तो जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए वो गति में ही रहने का प्रयास करेगी। अब इस पर दो बल काम करेंगे। एक तो जो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे गिराने का काम करेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दें तो उसको रोकने के लिए हमको बीच में कैच करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अभी मान के चलिए हाथ से कैच करते हैं, उसको रोकते हैं, तो हम एक बल लगाते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम जब कैच करते हैं तब एक बल लगाते हैं, ये बाहरी बल है। हम जो कैच कर रहे हैं तो हाथ को लगता है ना भाई, कैच करते हैं तो हाथ को लगता है, वो वही बल है जो हम लोग महसूस करते हैं। हम उसको रोकने के लिए कैच करते हैं, एक बल लगता है हमारे द्वारा, तो वो बल हमको महसूस होता है जब गेंद आके हमारे हाथ पर हिट करती है, तो एक बाह्य बल लगाते हैं उसकी गतिशील अवस्था को रोकने के लिए। ठीक, अभी ये बल जो है इस बॉल पर जो लग रहा है, इस गतिशील बॉल पर, वो किस किस चीज पर निर्भर करेगा? ये बल जो है निर्भर करेगा गेंद के वेग पर। अगर गेंद ज्यादा तेजी से आ रही है, मतलब अगर तेजी से फेंकी गई हो, तो उसे रोकने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? ज्यादा तेजी से लगेगा आपको, तो वेग जब ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लग रहा है। दूसरा, उसके द्रव्यमान पर। मान के चलिए छोटी गेंद फेंकी गई है, आपको कम जोर लगाना पड़ेगा। अब गेंद की जगह मान लो पत्थर फेंकी जाए, उतना ही बड़ा पत्थर, तो आपको ज़्यादा जोर से लगेगा, क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी साइज का जो पत्थर होगा उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो ये जो बल हम लगा रहे हैं वो वेग पर और द्रव्यमान
दोनों पर निर्भर कर रहा है। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। एक तीसरा चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर अब, संवेग। संवेग होता है वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल। संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम, ये कहलाता है मोमेंटम। दर्शाते हैं P से, द्रव्यमान को हम दिखाते हैं M से और वेग को दिखाते हैं V से। तो P = mv, ये होता है संवेग। तो जब हम इस पर बल लगाते हैं तो द्रव्यमान तो वही रहता है, उसका वेग जो है घट जाता है, 0 हो जाता है। जब बॉल को कैच कर लेते हैं तो वेग जो है 0 हो जाता है। अभी संवेग देखिए, संवेग जो है वेग और द्रव्यमान का, वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन वेग चूंकि सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी जो है वो सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि, क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है इसलिए संवेग भी जो है सदिश राशि होगी। इसका मात्रक क्या होगा, यहां से निकाल लीजिए। इसका जो मात्रक हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकंड, और द्रव्यमान का केजी, तो किलोग्राम मीटर/सेकंड, ये हो जाएगा संवेग का मात्रक। तो जब हम इस बॉल को कैच करेंगे, बल लगाएंगे और रोक रहे हैं, बल लगा के जब हम इस गेंद को रोकते हैं तो उसका वेग परिवर्तित होता है, 0 हो जाता है। वेग परिवर्तित होगा, इसका मतलब संवेग भी परिवर्तित होगा। जब वेग ही 0 हो जाएगा तो संवेग भी, संवेग 0 नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान है वहां पर वेग जब कम होगा तो संवेग भी कम होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम गतिशील वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आप जितना अधिक बल लगाएंगे संवेग में परिवर्तन उतना अधिक होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती या फिर उत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होती है। इसे हम कहते हैं गति का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ इमोशन। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती या फिर उत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, बल को हम दिखाते हैं F से। F मतलब फोर्स, बल। अच्छा, बल एक अदिश राशि है क्योंकि इससे दिशा का पता नहीं चलता इसके परिमाण से, परंतु संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें होता है वेग, वेग जो है सदिश राशि है इसलिए वो भी सदिश राशि है। तो ये जो F होता है वो होता है अनुक्रमानुपाती किसके, संवेग के। संवेग में परिवर्तन की दर यानी P/T। जब भी दर की बात होगी यानी किसी इकाई समय में होने वाले परिवर्तन की बात हो रही है। संवेग में परिवर्तन, फिजिक्स में जब भी परिवर्तन, चेंजेस की बात होती है तो ऐसा एक त्रिभुज जैसा चीज हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं डेल, डेल्टा। तो जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर। यानी संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो F अनुक्रमानुपाती डेल P/T। अगर इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती को चिन्ह को हटा दें तो एक नियतांक आ जाता है। ये फिजिक्स में जनरली होता है। तो एक नियतांक मान के चलिए K डेल P/T। अभी ऐसी स्थिति मान के चलिए, आदर्श स्थिति, कि K जो है इकाई हो, इकाई मतलब यूनिट। अगर K = 1 हो
k बराबर 1 हो, यदि यूनिट ले लिया जाए, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल पी बाई टी। डेल पी, पी क्या होता है? एम वी, एम वी होता है। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम डेल वी बाई टी। संवेग में ये जो परिवर्तन है वो वेग में परिवर्तन के कारण हो रहा है। भाई द्रव्यमान तो उसका वही रहेगा, गेंद जो फेंकी गई रुकने के बाद भी उसका द्रव्यमान वही है, और जब वो गति कर रही थी तो भी उसका द्रव्यमान तो वही था। तो जो संवेग में ये परिवर्तन हम देख रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं? वेग में परिवर्तन के कारण। तो F इज इक्वल टू एम डेल वी बाई टी। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर डेल वी बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? इसके पहले हमने पढ़ा, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। तो डेल वी बाई टी जो है वेग में परिवर्तन की दर, ये है ए, त्वरण है ये, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसकी जगह हम ए ले सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गति के द्वितीय नियम से ये फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अच्छा, यहां पे हम ले लेते हैं इसको F इज इक्वल टू एम ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब इस बल का हम मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक देखने के लिए द्रव्यमान का मात्रक कितना है? क्या है? केजी। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हम पहले देख चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये सब का मान एक एक हो, यानी कि 1 किलोग्राम की वस्तु हो और उस पर बल लगाए जाने पर 1 मीटर का उसमें विस्थापन हो रहा हो और समय लग रहा हो 1 सेकेंड, तो ये कहलाता है 1 न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन वो बल होता है, 1 न्यूटन वो बल होता है जबकि वो 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाया जाए, 1 किलोग्राम की वस्तु पर अगर लगाया जाए तो उस पर जो विस्थापन होता है, या अगर उसका त्वरण जो है उस पर लगाए जाने पर 1 किलोग्राम के गतिशील वस्तु पर जब लगाई जाए तो उसका जो त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तब वो बल कहलाता है न्यूटन, 1 न्यूटन। तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, याद रखेंगे, कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया गति का द्वितीय नियम। इसके बाद हम देखते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम कहता है हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया लगती है। अब ये जो क्रिया प्रतिक्रिया हम लोग बोल रहे हैं वो वास्तव में है बल, यानी हर बल के, जब किसी भी वस्तु पर बल आरोपित की जाती है तो उसके विपरीत और बराबर बल उस पर लगती है। तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया लगती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है गति का तीसरा नियम। दो बल लग रहे हैं, दो प्रतिक्रिया हो रही है, इसका मतलब दो वस्तुएं होंगी। तो हम क्या देखते हैं कि गति के प्रथम और द्वितीय नियम एक ही वस्तु पर लगते हैं, लेकिन
तीसरा नियम जो है वो दो वस्तुओं पर लगता है, दो वस्तुएं। एक जो है बल आरोपित कर रहा होगा तो उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया उसको दूसरे वस्तु से मिल रही होगी। इसका उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं? बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, इसके जो लाइफ एप्लीकेशन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राइफल से गोली चलाना। तो राइफल से जब गोली दागते हैं तो राइफल को कंधे पर टिकाते हैं, क्योंकि गोली जैसे ही आगे जाती है, जितने बल से वो आगे जाती है उतना ही बल वो पीछे की तरफ लगाती है। तो वो जो बल है वो कंधे पर ले सकें, इसलिए राइफल को कंधे पर लगाते हैं। फिर जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण है, तो रॉकेट को जब ऊपर जाना होता है तो वो नीचे की तरफ जो है बल फोर्स लगाता है। किसके द्वारा? उसका जो इंजन होता है वो जलकर नीचे की तरफ जो फोर्स लगाता है, उसी फोर्स के कारण वो ऊपर जा पाता है। फिर ऊंची कूद जब हम कूदते हैं, ऊंची कूद, तो ऊंची कूद कूदने से पहले हम दौड़ते दौड़ते जाकर जमीन पर पैर रखकर दबाते हैं। तो पैर रखकर जितने जोर से हम दबाते हैं नीचे धरती की तरफ, उतने ही जोर से हम ऊपर उछल पाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जो बल है वो हम पृथ्वी पर लगा रहे हैं और दूसरा जो विपरीत प्रतिक्रियात्मक जो बल है वो धरती जो है हम पर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार अनेक एग्जाम्पल्स हैं, आप सोच सकते हैं। जैसे बैटिंग करते समय बॉल को हिट करना, क्रिकेट की बैटिंग जब हम करते रहते हैं तो बॉल को हिट करते हैं, तो जितने जोर से हम हिट करते हैं बॉल उतनी दूर जाता है। क्योंकि बॉल जब आकर लगता है बैट पर, तो एक बल वो बैट पर लगाता है, जितना बल बैट पर लगाता है बैट उतना ही बल वो बॉल पर लगाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये होता है गति का तीसरा नियम। तो आज के वीडियो में हमने देखे गति और बल, उससे संबंधित तीनों नियम। होप, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।